हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। पहला क्वेश्चन है साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है स्पेशल कृषि, हमारे चौथा पांचवा टॉपिक है। सोशल मीडिया कर चुके, आंतरिक सुरक्षा कर चुके, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कर चुके। अब ये साथी अगला टॉपिक आ जाता है हमारा कृषि वाला टॉपिक। देखिए, यूपी होमगार्ड में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन, कांस्टेबल में कम से कम 1 से 2 और कम से कम 1 क्वेश्चन कम से कम यूपीएसआई में। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से लीजिए। रोज रात 10 बजे मेरी कोशिश होती है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति यह किन लैटिन शब्दों से हुई है? एगर और कल्चर। एगर और कल्चर, एगर का अर्थ होता है साथी सोइल से, मिट्टी से, और कल्चर उसको तैयार करना, फसलें उगाना। भारत में इसको कृषि कह देते हैं। कृषि एक साथी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि जिसमें फसल उगाने के साथ साथ उससे संबंधित अन्य चीजें जो होती हैं वो भी की जाती है, जैसे पशुपालन इत्यादि। भारत में जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। सबके सब कमेंट्स में लिखकर बताओ, भारत में कृषि किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। पूछे, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की गतिविधि है? कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की गतिविधि है? कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। यह सती जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। पूछा, आयकर में किस प्रकार की इनकम को शामिल नहीं किया जाता? जो केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है उसमें किस प्रकार की इनकम को शामिल नहीं किया जाता? जो कृषि से इनकम होती है उस पर सती आयकर नहीं लगता। जो कृषि से इनकम होती है इस पर कोई आयकर नहीं लगता। क्या पशुपालन को भी कृषि के अंतर्गत माना जाता है? तो केवल कृषि मतलब खेती बाड़ी या जो फसल होती है, जो जमीन को जोतकर खेती करना ही कृषि नहीं होती। उसके अलावा उससे संबंधित अन्य गतिविधि जो होती हैं उन्हें भी साथी कृषि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में कृषि को संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा, इस पर राज्य कानून बना सकता है। यह राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि राज्य सूची का विषय। कृषि इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? फसलों से, खेती बाड़ी से जो इनकम हुई उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? लिखकर बताइए क्वेश्चन नंबर और उसका। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरी कृषि को धुआं धुआं कर देंगे भैया जी। राज्य सरकार को, राज्य सरकार को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि केवल अपने जीवन यापन के लिए किन औजारों का उपयोग किया जाता है? यह एनसीईआरटी का मटेरियल है, पेपर में एनसीईआरटी से पूछेगा। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि केवल अपने उपयोग के लिए, अपने घर में उपयोग के लिए। उसमें अब ट्रैक्टर हार्वेस्टर थोड़ी ना चलाओगे, आप पुराने औजारों का इस्तेमाल करोगे, लकड़ी के हल, दाव और खुदाई आदि करके। यह प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। पूछे, झूम खेती का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कह देते हैं। झूम खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। पूछा है, झूम खेती का संबंध किससे है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, रेगिस्तान में वालरे कहा जाता है, और हिमालय के क्षेत्र में झूम खेती को खिल कहा जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। काटो और जलाओ। पूछा है, किस स्थानांतरण कृषि और उनके क्षेत्रीय नामों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मतलब स्थानांतरित कृषि और उसके क्षेत्रीय नाम जो होते हैं, एक बार आज आप सबको इसको शेयर करना पड़ेगा। अगर चाहते हो बच्चे मैं ऐसे हौसले से क्लास लेते रहूं, ऐसे तुम्हारे लिए स्पेशल जीके टॉपिक लाता रहूं, एक बार मेरे सभी छोटे भाई बहनों को एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे लगाना पड़ेगा। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवरधैया, आंध्र प्रदेश में कुरुबा। यह गलत है, कुरुबा झारखंड में कहते हैं। झूम खेती को कुरुबा झारखंड में,
आंध्र प्रदेश में पेंडा या सती पोडू कह देते हैं, पोडू या पेंडा कह देते हैं आंध्र प्रदेश में। पूछा है कि स्थानांतरण कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मेक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया मलेशिया में इसको लदांग खेती कहते हैं। 3 सही है। मसोले साथी अफ्रीका में कहते हैं। इस खेती का नाम मसोले कहां पर है? अफ्रीका में। यह स्थानांतरण कृषि के अलग अलग देशों में नाम है, अलग अलग देशों में नाम। गहन जीविका कृषि यह किन क्षेत्रों में की जाती है? गहन जीविका कृषि यह किन क्षेत्रों में की जाती है? सबके सब उत्तर दो। जहां भूमि पर जनसंख्या का ज्यादा दबाव होता है, जहां भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, वह गहन जीविका कृषि होती है। उत्तर प्रदेश में चावल किस प्रकार की फसल है? उत्तर प्रदेश में जो चावल की फसल है, उत्तर प्रदेश में जो धान की फसल है, सबके सब उत्तर दो खींच करके कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह क्लास रोज रात 10 बजे मैंने इसलिए लगाई थी कि मैं तुम्हारे स्पेशल जीके टॉपिक करा पाऊं, कांस्टेबल होमगार्ड के लिए मैं तुम सब के लिए मेहनत कर पाऊं। निराशा पूर्वक कहना पड़ रहा है कि तुम लोग मेहनत करो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। मेहनत कर लो, यही समय है, यह सब समय निकल कर चला जाएगा। यह सती जीविका कृषि भी है, अपने खाने पीने के लिए भी, और चावल किसान बेचता भी है, दोनों प्रकार की है। कह रखा रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? जो जो शेयर ना करेंगे ना, आज मैं कह रहा हूं ऐसा पाप दूंगा, ऐसा पाप दूंगा। क्यों कहेंगे सर? एक बार सबके सब छोटे भाई बहन, क्योंकि उससे क्या होता है ना, ऊर्जा आती है, ऊर्जा। और ये जो चैनल पे कुछ ना कुछ बोट लगाते हैं ये टूटता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता है, अटक गई तो अटक गई। अब ये 4700 पे अटकी पड़ी है ना, ये 5000 हो नहीं सकते, देख लेना। ऐसा कैसे हो गया कि मेहनत इतनी चल रही है? फिशिकल्चर मछली, फिशिकल्चर मछली, ओली कल्चर, ओलिवी कल्चर, सेरिकल्चर, एपी कल्चर, यह मधुमक्खी पालन, यह मधुमक्खी पालन, रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक रूप से फ्लोरिकल्चर, यह बच्चा फूलों की खेती, पोमोलॉजी, यह फल की खेती, मोरिकल्चर, सहतूत की खेती, मलबरी। जबकि याद रखिएगा यह विटिकल्चर होता है, अंगूर की खेती। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर, लकड़ी के लिए वृक्षों की खेती, लकड़ी के लिए वृक्षों की खेती, कि भाई वृक्षों को काटकर लकड़ी प्राप्त हो सके, सिल्वीकल्चर। एग्रोस्टोलॉजी, ये साथी घास, घास उगाना, मतलब चारे के लिए घास उगाना। जबकि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो जाता है। सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर, ये बेलदार वृक्ष होते हैं, आर्बोरिकल्चर बेलदार। ये सती सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर, सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चारे के लिए घास उगाना, चारे के लिए घास उगाना एग्रोस्टोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्रोस्टोलॉजी। पूछा रबी फसलों की बुवाई यह किस समय की जाती है? जो रबी सीजन की फसलें होती है, 5 फसल बताओ, रबी मौसम की 5 फसलें। कहोगे गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। यह सितंबर अक्टूबर तो जल्दी हो जाता है, खासकर अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी बुवाई होती है। लेकिन हां, अप्रैल के महीने से
इनके कटाई हो जाती है। रबी की फसलों की, ये शीत ऋतु की फसलें, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। कौन सी ऋतु की? शीत ऋतु की फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर नहीं दे रहे हो। कपास खरीफ की फसल है, मक्का धान ये भी खरीफ ऋतु की फसलें। गेहूं किसकी हो जाती है? शीत ऋतु, रबी की फसलें। खरीफ फसलों की कटाई भाई ये बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु की फसलें, वर्षा ऋतु की फसलें। जून जुलाई मानसून के समय पर इनकी बुवाई होती है। यह क्या होती है? बुवाई का समय। और 27 सितंबर अक्टूबर जब मानसून जाता है, खासकर अक्टूबर के महीने दीपावली के आसपास, इनका क्या जाता है? इनका कटाई का समय। इनका क्या जाता है? कटाई का समय। तो खरीफ फसलों की कटाई वही अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। पूछा है जायद फसलों की बुवाई। जायद में ज्यादातर ये सब्जी आदि वाली जो फसलें होती हैं, जायद ग्रीष्म ऋतु की होती हैं। जायद किसकी होती है? कहोगे भैया ग्रीष्म ऋतु की। जो जायद फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु की फसलें। जून जुलाई ये भैया मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जबकि जून के आसपास, मई जून के आसपास 60-70 दिन में ये काट ली जाती है। 60-70 दिन में। पूछेगा तरबूजा खरबूजा खीरा ये किस प्रकार की फसलें? तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी। तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी बैंगन ये किस प्रकार की फसलें? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। बहुत स्लो स्लो उत्तर दे रहे हो भैया। ये जायद की फसलें, ये जायद की फसलें। बाजरे का वैज्ञानिक नाम बताइए। बाजरा जो होता है, जिसको श्री अन्न भी कह देते हैं, मोटे अनाज में भी काउंट होता है। यह खरीफ की फसल है वैसे, क्योंकि अभी मुख्य प्रधानमंत्री जी इसका नाम बहुत लेते हैं। इसको पेनिसिटम ग्लोकम कहा जाता है। बोलो एक बार, पेनिसिटम ग्लोकम। पूछा छदम मिलेट, जो सीडो मिलेट होता है, किस फसल को, किस खाद्य पदार्थ को छदम बाजरा कहा जाता है? जो कूटू होता है, कूटू, बकव्हीट जिसको कहते हैं। वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या यह कृषि पर निर्भर है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? एक समय तो 75% जनसंख्या आजादी के समय, आज लगभग 50% से कम हो गई है, 40% के करीब। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना था? भारतीय अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, नौकरी पैसे की बात नहीं कर रहे कि कितने लोगों को नौकरी देती है। हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कितना योगदान था? स्वतंत्रता के समय 75% लोग कृषि से जुड़े थे, जबकि योगदान 50% था। अब साथ ही योगदान घट के 16 के आसपास रह गया। और ये तो योगदान है अर्थव्यवस्था में, और जनसंख्या भी अब कृषि पर कम डिपेंड है, मात्र 40% के आसपास। स्वतंत्रता के समय 50% योगदान था। वर्तमान में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में साथी कृषि का योगदान कितना है? भारत की जीडीपी की बात कर रहा हूं, केवल कृषि की बात चल रही है, 16% के करीब। भारत में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? टोटल भूमि का कितने प्रतिशत भूमि यह कृषि योग्य हो जाती है? याद रखिएगा 51%, 51% के करीब। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, जो सिंचाई के लिए पानी आता है, यह सबसे ज्यादा नहरें, तालाब, नलकूप, अन्य कुएं। कहोगे भैया नलकूप से आता है, नलकूप से आता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी में 21% के आसपास। अगर हम लोग कुल प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें तो यह 27% के आसपास है उत्तर प्रदेश में। पूछेगा कृषि योग्य भूमि कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य, यह बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने उठाया है। यही बच्चा मेरी जो मैं पढ़ाता हूं आपको ऑनलाइन में जो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी का कंटेंट, उसी से मैंने क्वेश्चन बनाए। मैं सब पढ़ाता हूं कितने परसेंट भूमि, कितना योगदान, 82.5 के करीब। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का योगदान कितना है? मतलब कितने परसेंट सिंचाई
ये यूपी में ट्यूबवेल से होती है। कितने %? याद रखना, लगभग 2/3, 66% के करीब। भारत में सबसे पहली क्रांति फसल क्रांति 1966-67 इनमें से कौन सी मानी जाती है? वैसे इसका एग्जैक्ट जो शुरू होगा 1964-65 की रबी ऋतु से मानिए। यह कहां से? रबी ऋतु, गेहूं की फसल से शुरुआत। रबी ऋतु गेहूं की फसल से हरित क्रांति, जिसमें साथी गेहूं और चावल को उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति गेहूं चावल, गेहूं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। पूछा है धूसर क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे रिवॉल्यूशन या धूसर क्रांति का संबंध किससे है? इसी में से तुम्हें कांस्टेबल में 2-3 क्वेश्चन और साथ ही होमगार्ड में 5-6 क्वेश्चन, ये सारे स्पेशल जी के टॉपिक है भैया। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन हो जाता है उर्वरक, मछली की हो जाती है नीली, आलू की हो जाती है गोल क्रांति, आलू की गोल क्रांति। ऑपरेशन फ्लड ये किस क्रांति से जुड़ा है? 1970 में बच्चा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधीन ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। पीली क्रांति 1986 में तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति यह किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी? नीली क्रांति यह किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी? सब खींचकर उत्तर दो, थोड़ा स्लो हो। कहोगे भैया मछली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति का संबंध बिल्कुल सीक्वेंस से करते चल रहे हैं। और सुनो सबके सब, सुबह 7 बजे करंट अफेयर अपनी खोपड़ी में इस बात को बिठा लो, और खोपड़ी में बात ना बैठ रही हो तो मैं खोपड़ी खोल के बिठा दूं उसमें। सुबह 7 बजे करंट मतलब करंट, यह बिल्कुल अपने दिमाग में इस बात को ऐसे बिठा लो जैसे नाम याद है तुम्हें, प्याज और झींगा मछली। गुलाबी क्रांति ये कौन है जो गुलाब का फूल दे रहा है? अरे ओ गुलाबी, गुलाब का फूल नहीं है, नाम गुलाबी है। प्याज और झींगा, अबे झींगे जैसे मुंह के कृषि चल रही है। ये तेरा लैला मजनू का नाटक नहीं चल रहा। गुलाब, तेरा गुलाबी रंग उतार दूंगा। प्याज और झींगा मछली, बागवानी और शहद ये गोल्डन, जबकि मीट और टमाटर लाल क्रांति। पूछा काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? मौका मिला नहीं, रोज और डेली। कहोगे भैया काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। खींचो बच्चा सबके सब, इंद्रधनुषी क्रांति। क्या पढ़ाई चल रही है? मजा आ रहा है? फुल सेट चल रही है, थ्योरी चल रही है, स्पेशल जी के टॉपिक चल रहा है। एग्जाम पर वालों जान लड़ा दी तुमने, और इसलिए कहा है कि लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। और कोई पूछे तो चल क्या रहा है? बोले यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई की तैयारी चल रही है, मेहनत चल रही है। कि हम तो एग्जाम पर वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। सभी कृषि क्रांतियों को साथ लेकर चलना। इंद्रधनुषी क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध क्या था? सदाबहार क्रांति यह सती जो मिट्टी है, मिट्टी को और अच्छा उन्नत बनाना, किसानों को लोन आदि देना। भारत में हरित क्रांति के जनक बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक। देखिए नॉर्मल बोल लो, यह विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, यह श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। एमएस स्वामीनाथन, ये भैया भारत में हरित क्रांति के जनक। गुलाबी क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा, प्याज और झींगा। विशाल तिवारी लाल, विशाल तिवारी लाल क्रांति। जबकि सती ये अरुण कृष्णन करके जो हो जाते हैं
अरुण कृष्णन करके, और ये हीरालाल चौधरी, ये नीली क्रांति। जबकि सेम पित्रोदा, ये पीली क्रांति, सेम पित्रोदा पीली क्रांति। ये दुर्गेश पटेल है, गुलाबी प्याज और झीका। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति, विशाल तिवारी लाल, विशाल लाल, विशाल लाल। अरुण कृष्णन नीली क्रांति, सेम पित्रोदा पीली। रजत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रेरित प्रजनन तकनीक का संबंध किससे है? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का संबंध किससे है? यह मुर्गी पालन से है, मुर्गी पालन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहोगे भैया प्रतापगढ़, क्योंकि प्रयागराज तो अमरूद के लिए, प्रयागराज अमरूद, जबकि प्रतापगढ़ आंवले के लिए। पूछा संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला बताइए। संतरे और लीची का, संतरे और लीची का। बेटा क्या हुआ, संक्रांत क्यों नहीं खरीदा जा रहा? आप आराम से उस पर जाइए, आराम से उस पर जाइए। कहोगे भैया ये संतरा लीची सहारनपुर में, संतरा लीची। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आलू के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है? यहां पर तो आलू का निर्यात केंद्र भी है। आगरा फकराबाद का जो क्षेत्र है, आगरा कन्नौज बेल्ट, गंगा यमुना दोआब, आगरा कन्नौज बेल्ट आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। पूछा है अफीम का सर्वाधिक उत्पादन यह किस जिले में होता है? लेकिन अफीम फैक्ट्री पूछता तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री पूछे तो गाजीपुर। लेकिन अफीम का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, यह बाराबंकी में, बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यह मेंथा ऑयल के उत्पादन में पूरे भारत में प्रसिद्ध है? मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल यह साथी बहुत तेल आदि को निकालने में काम आता है, तेल आदि को निकालने में काम आता है। तो बाराबंकी में मेंथा ऑयल भी होता है, बाराबंकी में अफीम भी होती है। उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? यूपी का टोटल जितने भी गेहूं चावल सब मिला लें, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल बताइए। देखिए गन्ना और चीनी, गन्ना, चीनी, गेहूं, दूध, इनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गन्ना, चीनी, गेहूं, दूध। तो गन्ना ये प्रमुख नकदी फसल है, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा। केंद्र सरकार गन्ने पर क्या देती है? केंद्र सरकार जैसे 23 फसलों की एमएसपी, वैसे ही केंद्र सरकार गन्ने के कौन से रेट देती है? कहोगे भैया एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेशन करके, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस बोल देते हैं। कह रखा है उत्तर प्रदेश में अमरूद नगरी और सुरखा अमरूद के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अमरूद के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, याद रखना प्रयागराज, प्रयागराज। सोनालिका, अर्जुन और कुंदन ये किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? सोनालिका, अर्जुन और कुंदन ये किस फसल की प्रमुख फसलें हैं? कहोगे सर गेहूं की। ये किसकी किस्में? गेहूं की। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन। पूछा जया, रत्ना, पद्मा ये किस फसल की किस्में हैं? मुझसे कृषि करोगे, पीसीएस लेवल की कृषि कराऊंगा, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा हार्ड या ज्यादा टफ, लेकिन यह गारंटी ले लूंगा कि बच्चा फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बच्चा मेरे पास दूसरा मौका नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, मेरे पास यही 100 दिन है, यही 90 दिन है, इन्हीं दिनों में मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। यह चावल की फसलें हैं। दशहरी और लंगड़ा यह साथी किस फल की प्रसिद्ध किस्में हैं? दशहरी और लंगड़ा। यह चीज तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही कि स्पेशल जीके टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता हूं होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास 2.0 और जो भी अभी यूपी कांस्टेबल के लिए शंखनाद बैच से नहीं जुड़े,
सबके सब जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। ये आम की फसलें हैं। पूछा कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह ये किस फसल की किस्में हैं? कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह ये किसकी किस्में हैं? कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी ये आलू की किस्में हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 14 जून 1989 लखनऊ में स्थापना। उत्तर प्रदेश का भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला, उस समय 1960 में यह उत्तर प्रदेश में था, फिर उत्तराखंड में चला गया। कहोगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय पंतनगर। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यह कहां पर स्थित है? बच्चा याद रखिएगा, यह झांसी में स्थित है। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय नरेंद्र देव जी के नाम पर। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। पूछा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना कब हुई? इसे पूसा संस्थान कहते हैं। पहले बिहार में था, वर्तमान में नई दिल्ली में, वर्तमान में नई दिल्ली में सर 1905 में। पूछेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा, कहोगे भैया बरेली के इज्जत नगर में, बरेली के इज्जत नगर। केंद्रीय कालू कह रहा हूं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सॉरी बाबू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? कहोगे सर कानपुर, दलहन शोध संस्थान कानपुर। केंद्रीय चावल बताइए, अगर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आ जाता, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो यह हैदराबाद। लेकिन केंद्रीय राष्ट्रीय आ जाए तो कटक उड़ीसा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, केला अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के तिरुचि में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, जैसे यहीं पर शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान भी है। हिसार में भैंस का और भैंसों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर होता है रिसर्च। यह बीकानेर में ऊंट, जोधपुर में कचरी करके केंद्र होता है। पूछा है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान यह बिहार के मुजफ्फरपुर में। पूछा है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कफरी कहां पर है? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी यह झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान, देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना शोध संस्थान, गन्ना अनुसंधान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यह लखनऊ में स्थित है। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। तो पान के लिए कौन सा फेमस है? महोबा फेमस है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह वाराणसी में स्थित है। पूछे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। कहोगे भैया मथुरा में स्थित है बकरी का, मैं से मथुरा में बकरी,
भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान, यहीं पर एग्रो फॉरेस्ट्री का भी है, कृषि वानिकी का भी यहीं पर है, चारे का भी यहीं पर है, कृषि वानिकी भी यहीं पर है, चारे का भी यहीं पर है, कृषि वानिकी का भी यहीं पर है, चारे का भी यहीं पर है। कहोगे भैया झांसी में, कहां पर है? झांसी में। कहोगे केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यह कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यह इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, यह कहां पर स्थित है? यह गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, वो गन्ना शोध संस्थान है, यह गन्ना शोध परिषद है। दोनों में अंतर है, एक गन्ना शोध संस्थान, एक गन्ना शोध परिषद। यह शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। यह बताइए रबर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? आप सभी से एक चीज बोलूंगा क्लास के अंत में, उसे जरूर करके चले जाना। बच्चा अपने मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 7 बजे जो करंट और स्टैटिक की क्लास होती है, यह आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यह बात आप जानोगे जब पेपर दे के आओगे। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो इस चैनल पर एग्जाम्पल पर, जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबके सब सब्सक्राइब कर लें। और यहां पर सुबह की करंट और स्टैटिक की क्लास है, तो सुबह 7 बजे की इस क्लास को जब सभी के सभी। और अपना जो भैया ये मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आप सभी को बताऊं कि परसों जो अपनी 26 तारीख गणतंत्र दिवस है, कंप्लीट यूपी करंट अफेयर प्लस यूपी जीके, कंप्लीट यूपी करंट अफेयर प्लस यूपी जीके, तो आप सबको समय से आना है। कहोगे भैया रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, किसका है? कॉफी बोर्ड का। कोट्टायम केरल रबर बोर्ड का। गुंटूर में किसका है? तमाकू बोर्ड का। जबकि भैया कोलकाता में किसका है? चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर, चाय बोर्ड का। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बताइए? भारतीय कॉफी बोर्ड, इसी में 2 संस्था लिख लीजिएगा। एमपीडा 1972 कोची में स्थित है, यह समुद्री उत्पादों के निर्यात के विकास पर काम करती है, यह केरल के कोची में स्थित है। एपीडा 1986 में बनी, यह भी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है, यह नई दिल्ली में। तो भारतीय कॉफी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, यह बेंगलुरु में। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय टी बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से यह कृषि उठाई है, इतना कृषि कर लो काफी है। और इसकी थ्योरी तो हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करेंगे ही करेंगे, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। कहोगे भैया यह कोलकाता में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर बताइए? तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के कोयंबटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान है, कोयंबटूर में गन्ना प्रजनन। पूछा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, कृषि की सबसे महत्वपूर्ण संस्था। जबकि देखिए यह सती इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 16 जुलाई 1929 को बनी। इसका जो मुखिया होता है नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह केंद्रीय कृषि मंत्री इसका मुखिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री क्या हो जाता है? इसका मुखिया। बागवानी संस्थान यह भी बेंगलुरु में स्थित है। बागवानी भी कहां पर है? बेंगलुरु में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय कपास, देखिए कपास निगम की बात करें, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यह मुंबई में। लेकिन कपास अनुसंधान संस्थान यह नागपुर में। नागपुर में नीरी भी है। नागपुर में क्या है? नीरी। पूछेगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जहां पर कम पानी होता है उन क्षेत्रों पर रिसर्च करने के लिए, यह कहां पर है? ऊंट और शुष्क बागवानी बीकानेर, यह भैया जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। अब अपना स्कोर बताओ 85 से, या रोज रात को 10 बजे क्लास लेकर आऊं? सबके सब यस या नो करो। क्या आप सबके लिए
ये क्लास रोज लेकर आऊं इसी तरह एक एक टॉपिक की, 4-5 टॉपिक हो गए। कल जीएसटी वाले टॉपिक के लिए आऊंगा, पर सती तभी कि जब आप इसमें साथ देंगे, तब बाबू आप इसमें साथ देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नए साथी जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लेना। और यहां पर एक लिंक लगा हुआ है, अगर तुम चाहते हो कि हाँ भैया खूब मेहनत करें, आपके साथ हैं, मैं कुछ ज्यादा आपसे रुपया पैसा नहीं मांगता, इसमें बच्चे एक लिंक लगा हुआ है यूपी के करंट अफेयर का। आप लोग 6000 लाइव देख रहे हैं, इस लिंक पर एक बार ऐसे उंगली दबा के क्लिक करोगे, ये करंट अफेयर यूपी 26 तारीख गणतंत्र दिवस सुबह 7 बजे। कल तो अपनी नॉर्मल क्लास है जो नॉर्मल करंट होता है, और आ जाए करो लाइव। जितने बाद में रिकॉर्डेड देखते हो उस सुबह की करंट अफेयर की क्लास को तुम बस मुझसे लाइव लेना शुरू कर दो, तो सबके सब इसको 1 सेकंड में यहां से लाइक कर जाने इवेंट को। ये 2600 लाइक है, इस क्लास में 5000 चाहिए तुमसे। तुम 6000 बच्चे हो जो देख रहे हो, तुम में से मैं दिल से दुआ दूंगा, जितना तुम लोग साथ दे रहे हो अपने बड़े भैया का, मैं तुमसे और मेहनत करूंगा। और मां सरस्वती बाबा श्याम की कृपा से तुम्हें कभी भी पढ़ाई में ये नहीं लगेगा तुम किसी से पीछे हो। तो कोशिश करना बच्चा सबके सब इसको लाइक करके जरूर जाना, यहीं से क्लिक करके। और सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन की पहली क्लास है। एप्लीकेशन की पहली क्लास कितनी है, 6:45 पर। सबके सब 6:45 पे आ जाया करो। और जो भी अभी हो अपने यूपी कांस्टेबल के शंखनाद बैच से नहीं जुड़े, सबके सब एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर तुरंत शंखनाद बैच से जुड़ जाइए। बहुत प्यारी क्लास चल रही है। इस क्लास का पीडीएफ एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चला जाता है, फिर यूट्यूब सेक्शन में कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और सबके सब इस लिंक को साथ ही यहां से क्लिक करके लाइक करके चले जाना। कोई बातचीत करनी है तो कर लीजिए, बातचीत करनी है तो कर लीजिए, कुछ कोई पूछना है तो। शंखनाद बैच ले लिए, तुमने बोला था, मैंने बोला था, थैंक यू बच्चा। उससे पढ़ाई भी करो, उससे पढ़ाई भी करो। थैंक यू बाबू, हंसा करूंगा मैं खूब। जिस दिन मेरे सर से कर्ज खत्म हो गया उस दिन खूब हंसूंगा, थोड़ा सा और बचा है, हा हा करता रहूंगा। तो चलो सबके सब अपने एग्जाम पर परिवार के साथ जुड़े रहना, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा सुबह 7 बजे। सोचो युद्ध के मैदान में तुम्हारा बड़ा भैया अकेला वेट करता है, युद्ध के मैदान में अकेला। तुम लेट आते हो, कल सुबह से कितने बजे आओगे, हाउ मच यू विल गो। बेटा बैच एक ही बार लेना है, फिर उसी को पढ़ना है भैया 7 बजे, ठीक है। चलिए बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं गुस्सा नहीं रहता, मैं बहुत हंसी खुशी वाला इंसान हूं। थैंक यू भैया, धन्यवाद, जय हिंद। रिवाइज कर लेना इसको और लाइक करके जरूर जाने इसे। थैंक यू बच्चा।